कौन कहता है कि मार्वल रियल में नहीं है? मैंने तो अपने हिस्ट्री में मार्वल के दो कैरेक्टर को जिंदा देखा है, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन। मेरी बातों से आप सहमत हो के नहीं, ये कमेंट में मुझे जरूर बताना। पूरा है तो हो जाए। हमने हिस्ट्री में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। मॉडरेट वो जो सरकार के साथ रहकर सिस्टमेटिकली काम करना पसंद करती है, वही एक्सट्रीमिस्ट जो कि विरोधता का रास्ता अपनाती है, जो कि एक्चुअली वायलेंस भी है। मैं एग्जांपल देने के लिए बस बता रही हूँ, कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है। आपको लग सकता है कि आयरन मैन शायद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का होगा क्योंकि वो थोड़ा रिबेलियस है, और कैप्टन अमेरिका शायद मॉडरेट ग्रुप का होगा क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से चलना पसंद करता है। पर नहीं, यहाँ पे हम उन दोनों के कैरेक्टर को थोड़ा स्वैप करते हुए देखेंगे। कैसे, समझाती हूँ। सोकोविया अकॉर्ड। सोकोविया के उस भयानक हादसे के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एवेंजर को गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल होना चाहिए, जिसे यूनाइटेड नेशन के 117 देशों ने सहमति भी दी। इट्स अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल। सोकोविया अकॉर्ड्स के मुताबिक हर सुपर हीरोज को अपना रियल नेम, डीएनए और अपना सीक्रेट आइडेंटिटी यूएन को देना होगा, और सिर्फ यही नहीं, उन्हें अपना रियल पावर भी परफॉर्म करके दिखाना होगा ताकि उसे रिकॉर्ड किया जाए और उसका थ्रेट लेवल मापा जा सके। क्योंकि एवेंजर किसी भी देश में जाके वहां के लोगों को बचाने के लिए एक युद्ध का माहौल तैयार करता है, जिससे मासूम लोगों की भी जाने जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब कैजुअलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एवेंजर कभी नहीं लेता। शुरू करने से पहले हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक आम इंसान बनना पड़ेगा, तभी जाके इसकी गहराई हम समझ पाएंगे। यहाँ के आम इंसान कैप्टन अमेरिका को द मैन विथ मोरल्स के रूप में जानते हैं, पर बाकी एवेंजर्स को ये सिर्फ खबरों में सुने हैं, जहाँ कुछ अनजान लोग शहर में आके तबाही मचाते हैं, घर तोड़ते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, इंसानों की जानें जाती हैं। तो जहां हम और आप उन्हें सुपर हीरोज कहते हैं, तो क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आम इंसान के लिए वो सुपर हीरोज हैं? यहाँ जनरल रॉस नताशा की बात भी गौर करने वाली है। हमने खुलेआम गलतियां की हैं, लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। अब जानते हैं कि किसने इसे सपोर्ट किया और किसने नहीं। टोनी, नताशा और रोडी ने सोकोविया अकॉर्ड को समर्थन दिया, वही कैप्टन अमेरिका और सैम ने इसका विरोध किया। तो इन दोनों में से कौन सही है? जज करने से पहले इन दोनों का पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। तो आइए टीम कैप्टन और टीम टोनी के पर्सपेक्टिव को हम थोड़ा गहराई से जानते हैं। टीम कैप्टन से शुरू करते हैं, जहां हम विंटर सोल्जर में देखते हैं एवेंजर शील्ड द्वारा कंट्रोल्ड है, वही शील्ड हाइड्रा द्वारा कंट्रोल्ड है। हाइड्रा मतलब मार्वल कॉमिक का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले 2012 में हम देखते हैं जहां एवेंजर्स न्यूयॉर्क सिटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, वही वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल न्यूक्लियर हमला करने की परमिशन देती है। कैप्टन का मुद्दा यही है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करप्ट हो सकती है तो वो किसी की भी जान की कोई परवाह नहीं करेगा। नहीं, इसे चलाने वालों के अपने मकसद है और मकसद बदलते रहते हैं, लेकिन हम ये साइन करेंगे तो अपनी मर्जी का हक ही खो देंगे। अगर वो हमें ऐसी जगह भेज दे जहाँ हमें नहीं होना चाहिए, तो अगर हम वहाँ ना जा पाए जहाँ हमारी जरूरत हो तो, और उसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर एवेंजर कठपुतली बन जाती है तो उससे भी गलत काम करवाए जा सकते हैं। #राइट टू चूज खत्म हो सकती है। पर वो तो वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल था, ये तो यूनाइटेड नेशन है, इतना बड़ा, क्या ये करप्ट हो सकता है? समझौता नहीं होता तो विजन आज यही होता। आइए कुछ मुद्दों पे नजर डालते हैं। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का यूनाइटेड नेशन करप्ट हो जाए तो क्या हो सकता है? एवेंजर्स के सारे प्राइवेट डेटा लीक हो सकते हैं, उनके डीएनए से उनका क्लोन भी बनाया जा सकता है, या फिर उनका थ्रेट लेवल मापने के बहाने उनका वीकनेस निकालकर उन्हें मारा भी जा सकता है।
तब क्या होगा? अब जरा सोचते हैं कि एवेंजर्स अगर ना होता तो क्या होता। ये सच है कि कोई भी युद्ध बिना कैजुअलिटीज के नहीं होती। एवेंजर्स जहां भी गए वो सिर्फ इंसानों को और दुनिया को बचाने के मकसद से गए। पर अगर एवेंजर्स ना होते तो क्या नॉर्मल आर्मी एलियंस को रोक पाती? तो क्या इंसानों की जान कम जाती? नहीं। पर आजादी की कीमत भी बड़ी होती है और मैं वो कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इस जंग में मैं अकेला हूँ तो यही सही, पर मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। अब टोनी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में जब एलियन हमला हुआ तब से ही वो अर्थ प्रोटेक्टर बनाने की कोशिश करता रहा। हाँ, इसके गलत परिणाम भी हुए, पर फिर भी वो जिससे प्यार करता था उसे वो कभी भी खोना नहीं चाहता था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा उसकी वजह से सुकोविया में कितनी सारी मासूम जाने गई, जिसकी वजह से वो खुद को जिम्मेदार भी समझता है और उसी गिल्ट की वजह से उसने सुकोविया अकॉर्ड साइन करने का मन बना लिया। क्योंकि गवर्नमेंट ने एवेंजर्स से सजेशन नहीं मांगा था, अपना डिसीजन बताया था। और टोनी कभी नहीं चाहता था कि उसका टीम टूट जाए, क्योंकि अगर एवेंजर्स सुकोविया अकॉर्ड साइन नहीं करता है तो उन्हें रिटायर्ड करवा दिया जाएगा या फिर उन्हें क्रिमिनल घोषित करवा दिया जाएगा। और अगर हमारा फैसला आपको पसंद ना हो तो रिटायर हो जाओ। जिसकी वजह से जितना भी वो इंसानों की मदद कर पा रहे हैं उतना भी बंद हो जाएगा। टोनी ने कैप्टन को ये भी सुझाव दिया कि कैप्टन अगर अब ये साइन कर देता है तो बाद में अमेंडमेंट लाकर उन रूल्स को बदले भी जा सकते हैं, जो हमें पता है टोनी जरूर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि समझौता नामुमकिन है, लेकिन सबके बारे में सोचना होगा। जरूर। एक बार ये मीडिया की आग बुझ जाए तो मैं नए कागजात बनवा दूंगा और तुम्हें और वांडा को वापस लाने की अर्जी भी दे दूंगा। क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन में हमने देखा कि कैप्टन और नताशा एवेंजर हेडक्वार्टर्स में है, जो कि सुकोविया अकॉर्ड के खिलाफ है। ये आप भूल जाइए, मैं ही आयरन मैन। वो सूट और मैं एक ही है। उसे आपके हवाले करने का मतलब खुद को आपके हवाले करना, और अगर मैंने ऐसा किया या तो मैं आपका गुलाम हूं, जो आपको चाहिए जनाब वो आपको नहीं मिल सकता। हमने पहले से ही देखा है कि आयरन मैन ऐसा इंसान नहीं जो गवर्नमेंट के साथ रहकर काम कर सके, पर वो बस वक्त का तकाजा था कि उसने सुकोविया अकॉर्ड मान ली थी। क्लिंट को घसीट लिया, वांडा को वहां से निकाल लिया जहां वो खुशी से रह रही थी, सेफ थी। मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और तुम अवेंजर्स को तोड़ने में तुले हो। वरना जो हाल हुआ वो तो हमने सब देखा। एवेंजर टूट गया और आखिरकार जीमो ने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पर्सपेक्टिव अलग होने से कोई गलत नहीं बन जाता, क्योंकि हम सब वक्त के मोहताज हैं और हम सबको वक्त के हिसाब से ही चलना पड़ता है और सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए टोनी ने उस वक्त समझौता करके पूरे टीम को एक साथ रखने की कोशिश की और कैप्टन ने अपनी बात सही साबित करने की कोशिश की। अगर वो जबरदस्ती मनवाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं, पर जीमो ने जो कहने की कोशिश की वो कैप्टन नहीं समझ पाया, पर एटलीस्ट टोनी ने कोशिश की थी। उस समझौते पर तुम्हारे भी दस्तखत है कर्नल, और मैंने उसकी कीमत भी चुकाई है। अब पछतावा हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मैं किन दो हिस्ट्री कैरेक्टर के बारे में पहले बात कर रही थी। वो है नेताजी और गांधी जी। दोनों ही अपने अपने सिद्धांतों पे सही थे, बस उनका रास्ता अलग था। काश ऐसा होता कि एंड गेम की तरह कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मिल जाते और उसी तरह अपने गांधी जी भी और नेताजी भी मिल जाते, तो इंडिया शायद कुछ और बेहतर देश बन सकता। सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। समझ रहे हो ना? 2000 हो जाए।